स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सॉइल मैकेनिक टेस्ट 3 विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। पहला जो है वह शियर बॉक्स टेस्ट से रिलेटेड है। देखिए कुछ टाइपिंग एरर होंगी, वहाँ मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो शियर बॉक्स टेस्ट होता है क्या? देखिए पहले क्या बात है कि शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ लेबोरेटरी मेथड होती हैं, कुछ फील्ड मेथड होती हैं। लेबोरेटरी मेथड में जैसे आपका होता है शियर बॉक्स टेस्ट है, और ट्राई एक्जियल टेस्ट है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, वेन शियर टेस्ट है। और एक चीज़ याद रखना, वेन शियर टेस्ट जो होता है लेबोरेटरी में भी यूज कर सकते हैं, फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। बहुत बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, विच मेथड यूज टू फाइंड द शियर स्ट्रेंथ इन लेबोरेटरी एज वेल एज इन फील्ड, यानी वेन शियर टेस्ट। ठीक है। और कुछ फील्ड मेथड होते हैं जैसे एसपीटी है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, सीपीटी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये सब क्या होते हैं? फील्ड मेथड होते हैं टू फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। और ड्रेनेज के आधार पर भी कुछ शियर टेस्ट किए जाते हैं, जैसे उसे बोलते हैं यूयू टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, सीयू टेस्ट कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, सीडी टेस्ट कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ये ड्रेनेज के बेसिस पे भी टेस्ट होते हैं सॉइल में, तो उससे बोलते हैं ड्रेनेज के आधार पर टेस्टिंग। ये क्या है, हम शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट करते हैं, जो अभी मैं बताया। तो इन जो शियर बॉक्स टेस्ट होता है इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं। क्या होता है कि इसमें जब हम लोडिंग लगाते हैं तो हम हमारा पर्पज होता है एक ग्राफ प्लॉट करना, किसमें शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में। उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम एक क्या लिमिटेशन या एजम्पशंस मान के चलते हैं कि हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि जो प्लेन है वही हमारा वीकेस्ट प्लेन है। मतलब कुछ इस तरह से इसमें सैंपल होता है और इसमें हम लोडिंग लगाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कुछ हम पहले से प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये प्लेन हमारा वीकेस्ट प्लेन है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम ये मान के जो इसमें इनडायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट होता है, इसमें जो हमारा फेलर प्लेन होता है उसमें स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म भी नहीं होते, और मोहर सर्कल प्लॉट करने में हमें थोड़ी सी इशूज आते हैं क्योंकि डेटा हमारा रिलायबल नहीं होता। तो ये सब इशू होते हैं इनडायरेक्ट शियर टेस्ट में। ट्राई एक्जियल कंप्रेशन, अच्छा इनडायरेक्ट शियर टेस्ट में एक और बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम ड्रेनेज को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए जो डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट है ये ड्रेन्ड कंडीशन के लिए होता है, अनड्रेन्ड नहीं बल्कि ड्रेन्ड कंडीशन के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसमें कि हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर लें। इसीलिए हम क्या करते हैं, ड्रेन कंडीशन में मेजर करते हैं। अच्छा, जब भी शियर टेस्ट करते हैं तो इसमें दो स्टेजेज होता है, एक कन्फाइनिंग स्टेज होती है, एक शियर स्टेज होता है। कन्फाइनिंग स्टेज में क्या होता है, चारों तरफ हमें कन्फाइनिंग प्रेशर लगा देते हैं, जिसका नाम हमने मान लिया सिग्मा 3 दे दिया। जैसे मैं बात करूँ, सपोज करो इसी में एक क्या हो गया, कन्फाइनिंग स्टेज, कन्फाइनिंग स्टेज। अब फिर उसके बाद हम डेविएटर एक सिग्मा 3 हो गया चारों तरफ, और फिर सिग्मा वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस सिग्मा डी बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं डेविएटर स्टेज। ये सब प्रोसेस हम किस में करते हैं, ट्राई एक्जियल टेस्ट में। तो ट्राई एक्जियल टेस्ट में ये सब लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। ट्राई एक्जियल टेस्ट जो होता है वो लगभग हर तरह के सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि शियर बॉक्स टेस्ट जो होता है हम कोहेशन लेस सॉइल के लिए प्रीफर करते हैं, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर मेजर कर पाना शियर बॉक्स टेस्ट में बहुत टफ होता है। इसलिए हम ड्रेन कंडीशन में शियर टेस्ट करते हैं शियर बॉक्स टेस्ट में, जबकि ट्राई एक्जियल कंप्रेशन टेस्ट में हम ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, किसी भी सॉइल के लिए कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, इनडायरेक्ट शियर बेस्ड बॉक्स टेस्ट टू प्लेन ऑफ शियर फेलर इज प्री डिटरमाइन। सही बात है कि इन जो शियर बॉक्स टेस्ट होता है उसमें शियर फेलर प्लेन को हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि भैया यही फेलर प्लेन होगा, ये बात सही है। दूसरा, बेटर कंट्रोल इज अचीव्ड ऑन द ड्रेनेज ऑफ द सॉइल इन ए ट्राई एक्जियल कंप्रेशन टेस्ट। अभी बताया कि ट्राई एक्जियल कंप्रेशन टेस्ट में हम ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड दोनों कंडीशन में शियर टेस्टिंग कर सकते हैं। ये हर लगभग सभी तरह के सॉइल के लिए ये काफ़ी रिलायबल हमें आंसर देता है। तो यानी ऑप्शन दो भी, स्टेटमेंट दो भी सही है। स्टेटमेंट सी क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए फेलर प्लेन इन द केस ऑफ ट्राई एक्जियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म। सही बात है, क्योंकि ट्राई एक्जियल कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा फेलर प्लेन आता है उस पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ हद तक यूनिफॉर्म होता है कंपेरेटिवली द शियर बॉक्स टेस्ट। शियर बॉक्स टेस्ट में हम पहले ही से एक प्लेन मान लेते हैं कि यही फेल करेगा, और उस प्लेन पे क्या होता है जो स्ट्रेसेज होते हैं वो यूनिफॉर्म भी नहीं होते, इसलिए बहुत ज़्यादा वो रिलायबल हमें आंसर नहीं देता।
तो जो सी ऑप्शन है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलर प्लेन इन केस ऑफ ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल सही बात है। अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ये गलत है। क्यों? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता क्या है, ये ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट का एक स्पेशल केस होता है। ट्राई एक्सियल टेस्ट में क्या होता है कि आपका एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है, जिसमें क्या होता है, पहला कन्फाइनिंग स्टेज में आप क्या करते हैं, सिग्मा 3 लोडिंग लगा देते हैं, जिसे मान लिया कन्फाइनिंग कर रहे हैं, जिसे सेल प्रेशर भी बोलते हैं, सेल प्रेशर सब पे लगा दिए, सिक इधर भी इधर भी इधर भी, ये क्या है सिग्मा 3, ये क्या है सिग्मा 3, ये सिग्मा 3। अब फिर क्या होता है, इन शियर स्टेज हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस का अमाउंट बढ़ा देते हैं, और सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी को हम सिग्मा 1 के नाम से जानते हैं, जिसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट का स्पेशल केस होता है। इस स्पेशल केस में जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस होता है, यानी सेल प्रेशर होता है, उसको हम 0 रख देते हैं, इसी सिग्मा 3 को 0 रख देते हैं। किसमें? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में। और जब कन्फाइनिंग स्टेज में कन्फाइनिंग स्ट्रेस 0 है, तो ये बताइए कोहेशनलेस सॉइल के लिए क्या हम इस तरह का स्पेसिमेन बना पाएंगे? वो तो गिर जाएगा, स्पेसिमेन ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसे कन्फाइन तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनकन्फाइंड शियर टेस्ट में क्या होता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस 0 होता है। इसका मतलब ये उन्हीं सॉइल के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें कोहेसिवनेस हो। इसका मतलब ये एप्लीकेबल है क्ले सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। तो इसमें जो है इन कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि द स्ट्रेस ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड है, देखिए एरर है टाइपिंग, एट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मोहर सर्किल बाय ए पॉइंट एट विच नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए सपोज करिए आपका एक सॉइल स्पेसिमेन है, इस पे कॉम्प्रेसिव टेस्ट सिग्मा 1, ये सिग्मा 1, क्योंकि सॉइल में ज़्यादातर कॉम्प्रेसिव ही लोडिंग लगती है, सोम की बात अलग है, ये सिग्मा 3 और ये सिग्मा 3। और जो प्लेन है वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, तो हमने मान लिया ये 45 डिग्री आपका दे रखा है, ठीक। अब बोल रहे हैं कि जो हमारा ये प्लेन है, मान लेते हैं इस प्लेन का नाम ओ ए है, तो ओ ए प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा? तो सिंपली आप जानते हैं क्या होगा, आपको पता होगा सोम में जो फार्मूला होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यानी यहाँ सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। चूँकि थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 0, तो यानी नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, सिग्मा एन बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, करेक्ट आंसर। उसी तरह शियर स्ट्रेस क्या होता है आपको पता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन 90 बराबर 1, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, यानी स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, व्हेन ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर ओनली इन ए ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, मोहर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन सैंपल इज ए पॉइंट वेयर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3। बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई भी सॉइल सैंपल कंप्लीटली यूनिफॉर्मली फ्लूइड प्रेशर से सब्जेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक सॉइल सैंपल है, इसका मतलब इधर से जो प्रेशर लग रहा है, 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 सब बराबर है। तो मान लो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है, मान लिया सिग्मा 2 भी आप कह लोगे तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3, यही ना। अब बताइए, तो आपको पता है कि मोहर सर्कल में जो रेडियस होती है उसका फार्मूला क्या होता है,
मोहर सर्कल में जो रेडियस होती है उसका फार्मूला क्या होता है, रेडियस r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा, सॉरी इसमें देखते हैं अंडर रूट रेडियस क्या होती है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वी, टाउ स्क्वायर शियर स्ट्रेस का स्क्वायर है। तो आपको पता है यहाँ शियर स्ट्रेस तो जीरो है, तो ये टाउ जीरो हो गया। और सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पे, सिग्मा 3 है, तो सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चूँकि आपको पता है सिग्मा 3 और सिग्मा 1 बराबर हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब रेडियस जीरो है, इसका मतलब जो मोहर सर्कल बनेगा एक पॉइंट बनेगा। ये तो बात फिक्स हो गई। अच्छा, यहाँ सिग्मा 3 सिग्मा 1 कंप्रेसिव है, तो आप माइनस रखोगे तब भी वही आंसर मिलेगा, उससे चिंता नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तो सही कि ऐसी स्थिति में जो मोहर सर्कल बनेगा एक पॉइंट बनेगा। अब उस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, तो आपको पता है कि मोहर सर्कल में जो मोहर सर्कल होता है उसका सेंटर कहाँ होता है, उसके सेंटर का ऑर्डिनेट होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, यही तो ऑर्डिनेट होता है 100%। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ पे क्या है, आप रख दो वही सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, माइनस में रखोगे तो माइनस आएगा, उससे कोई बात नहीं, माइनस आने का मतलब ये हुआ कि आपका जीरो मतलब सेंटर पॉइंट से क्या नाम है लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो उससे नहीं घबराना। तो आप रखोगे चूँकि सिग्मा 1 सिग्मा 3 बराबर हैं, तो यानी 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 कामा 0 बराबर ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा कामा 0। सिग्मा क्या है, सिग्मा बराबर सिग्मा 1 और सिग्मा 3। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में मोहर सर्कल एक पॉइंट बन जाएगा और उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिग्मा कामा 0, मतलब सिग्मा जो है एक्स एक्सिस पे और 0 वाई ऑर्डिनेट में होता है ना। तो अब सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा यानी ये सिग्मा जो है इज इक्वल टू सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3, ठीक। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 क्या, परकुलेशन इज ए वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर बियॉन्ड द रूट जोन द वाटर टेबल इन द वाइल सीपेज इज द लेटरल मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर। देखिए क्या है, इन्होंने मेनली पूछा कि परकुलेशन और सीपेज में क्या डिफरेंस होता है, ये इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सीपेज जो होता है लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, अब परकुलेशन क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी एब्जॉर्ब हुआ सॉइल में, रूट जोन में पहुंचा, रूट जोन से वाटर टेबल में चला गया, तो क्या हुआ, एक वर्टिकल मूवमेंट हुआ, तो इसे बोलते हैं परकोलेशन। सीपेज क्या हुआ कि आप ना किसी चैनल से वाटर जा रहा है, तो चैनल से पानी रिसाव करके बाएं दाएं निकल रहा है, तो लेटरल मूवमेंट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सीपेज। तो यानी स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 क्या है, परमिएबिलिटी मीन्स मेजर ऑफ इजीनेस ऑफ फ्लो थ्रू सॉयल वाइल सीपेज इज ए फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉयल। बिल्कुल सही बात है। परमिएबिलिटी क्या होता है कि ये मेजर करता है कि हमारा जो फ्लूइड है या हमारा जो वाटर है वह किसी मीडियम से, यहाँ पे चूँकि सॉयल की बात हो रही है तो सॉयल से कितना इजीली फ्लो कर जा रहा है, ये इजीनेस को मेजरमेंट करता है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि एक कॉम्पैक्टेड आप सॉयल लें तो उसकी परमिएबिलिटी अलग होगी। वही मान लो कोई क्ले है, उसे कॉम्पैक्ट कर दिए आप, कॉम्पैक्ट कर दिए तो उसका परमिएबिलिटी घट जाएगी। यदि वही लूज है उसी का परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि परमिएबिलिटी ये बता रही कितना ईजिली हमारा वाटर उसमें से फ्लो कर सकता है। और सीपेज का मतलब है कि सिर्फ फ्लो करना, फ्लो करने की जो फिनोमिना है उसे हम सीपेज कह रहे हैं, लेकिन कितना ईजिली या कठिनाई से फ्लो हो रहा है इसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 5 क्या है, सीपेज अकर्स थ्रू द पोरस मीडियम वाइल लीकेज अकर्स इन ए सॉलिड बॉडी ड्यू टू द क्रैक और फॉल्ट। सीपेज अकर्स थ्रू द पोरस मीडियम, बिल्कुल सीकेज पोरस मीडियम से होता है, जैसे सॉइल्स हुआ या जहाँ से जिसमें हल्के फुल्के छिद्र होते हैं वहाँ से हो सकता है। लीकेज क्या है, कोई सॉलिड बॉडी है, कोई प्लास्टिक की बॉडी है, सपोज करो प्लास्टिक की बाल्टी है, उसमें हल्का सा क्रैक हो गया तो वहाँ से पानी रिसाव होने लगा, तो उसे हम लीकेज बोलेंगे, ना कि सीपेज बोलेंगे। तो सीपेज हमेशा पोरस मीडियम से होता है, जबकि लीकेज हमारा जो है क्या होता है, सॉलिड बॉडी में होता है ड्यू टू द क्रैक और फॉल्ट। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से लेकर 5 सभी करेक्ट हैं। तो पूछें विच वन इज करेक्ट, तो यानी स्टेट ऑल आर करेक्ट, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉयल इज। देखिए आप पढ़े होंगे कि सॉयल पार्टिकल जितना जिस सॉयल का छोटा होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए सीमेंट, जब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे, सीमेंट में हम फाइनर क्यों, सीमेंट के फाइनेस पे क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि सीमेंट जितना फाइनर होगा उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, जो कोडल प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर फाइनेस होना चाहिए, क्योंकि फाइनेस बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जब हम पानी को उसमें मिक्स करेंगे तो प्रॉपरली हर जगह पानी उसमें फैल जाएगा, लुब्रिकेट कर पाएगा उसको। तो फाइननेस बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ती है। और आपको एक भी चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि कोलाइड्स जो होते हैं क्ले पार्टिकल से छोटा होते हैं। क्ले पार्टिकल्स जनरली वो होते हैं जिनकी साइज क्या होती है, लेस देन 0.002 mm होती है, सही बात है। लेकिन कोलाइड्स जो होते हैं उनकी साइज लेस 0.001 mm से भी छोटी होती है। इसका मतलब कोलाइड्स जो होते हैं क्ले पार्टिकल से छोटे होते हैं। अब बताइए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा हुआ? सबसे कोलाइड्स का, उसके बाद किसका हुआ? क्ले का, उसके बाद किसका हुआ? सिल्ट का, उसके बाद किसका हुआ? सैंड का। तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे कम सैंड, फिर सिल्ट, उसके बाद क्ले, उसके बाद कोलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द अप स्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थन डैम, ये भी मिस्टेक है टाइपिंग, अर्थन डैम अंडर स्टेडी सीपेज कंडीशन इज। देखिए क्या है, आपका सपोज करिए अर्थन डैम ऐसा ही होता है, ठीक। इसमें जो आपका इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है, अभी बताता हूँ, ये फ्लो लाइंस हैं, ये फ्लो लाइंस हैं, कुछ ऐसी होती हैं। ये मान लेते हैं वाटर टेबल है। तो और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं कुछ इस तरह होती हैं, कुछ इस तरह। तो यानी इक्विपोटेंशियल लाइन लेस आर मोर अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा नहीं कि एक्यूरेटली, अप्रॉक्सीमेटली जो ये अप स्ट्रीम स्लोप है इसके पैरेलल मिल जाता है, इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और ये तो फ्लो लाइंस हैं। तो इन्होंने पूछा कि द अप स्ट्रीम स्लोप जो होता है वो किसके पैरेलल होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो हमारा जो पैरेलल होता है इक्विपोटेंशियल लाइन के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए वेन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर इन डाया। देखिए ये वेन शियर टेस्ट से एक क्वेश्चन लिया गया है। किससे? वेन शियर टेस्ट से। कह रहे हैं एक वेन है जिसका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और डायामीटर 10 सेंटीमीटर है। डायामीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। वाज प्रेस्ड इनटू सॉफ्ट मरीन क्ले एट द बॉटम ऑफ देयर बोर होल टॉर्क। अच्छा, टॉर्क जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा जो वेन है उसके बॉटम में अप्लाई कर रहे हैं, उसके बॉटम में अप्लाई कर रहे हैं। टॉर्क कितना अप्लाई कर रहे हैं? 1000 kg सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि टॉर्क वाज अप्लाइड ग्रेजुअली एंड फेलर अकर्ड एट द कोहेशन ऑफ द क्ले इन द kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, द कोहेशन ऑफ द क्ले इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि वेन शियर टेस्ट जो अप्लीकेबल होता है किसके लिए अप्लीकेबल होता है? कोहेसिव सॉइल्स के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें आपको पता है जो शियर स्ट्रेस होता है सॉइल का क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन, ये टी क्या है? टार्क, पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में h/2 प्लस d/6 प्लस d/6। अच्छा, ऐसा क्यों? h/2 प्लस d/6 किए, d/12 भी होता है, d/12 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बॉटम ऑफ देयर बोर होल है, इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए टाइपिंग एरर है। ये वेन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर इन डायामीटर वाज प्रेस्ड इनटू द सॉफ्ट मरीन क्ले एट द बॉटम ऑफ देयर बोर होल। यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फुल स्टॉप होना चाहिए था। फिर उसके बाद टॉर्क से दूसरा लाइन है, टॉर्क वाज अप्लाइड ग्रेजुअली एंड फेलर अकर एट 1000 kg सेंटीमीटर द कोहेशन ऑफ द क्ले इन द kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या है,
तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं, जो कि हमने फार्मूला भी लिखा था, आप देखें हैं, ठीक है। अब टाउ बराबर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6, ठीक। अच्छा, डी बाई 12 नहीं किए, डी बाई 12 तब करते हैं जब वन वे शियर हो। यहाँ पे जो टॉर्क का अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुअली, ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे 2 वे शियर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होगा इस फार्मूले में रख देंगे। आप हर चीज़ की वैल्यू जान रहे हैं, चलिए पुट कर देते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है 1000 अपॉन पाई डी स्क्वायर, डायमीटर 10, डी स्क्वायर यानी 100 इंटू डी बाई 2, डी क्या है, नहीं h बाई 2 प्लस डी बाई 6, h क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 6, ठीक। तो आप इस टाउ को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/7 इंटू 1 अपॉन पाई, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे तो इसने आंसर पूछा द कोहेशन ऑफ द क्ले, लेकिन हमने बताया कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यानी शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल इतना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ही तो कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि जब कंप्लीटली सैचुरेटेड मरीन क्ले सॉइल है तो उसका फाई क्या होगा 0, और आपको पता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल तब क्या हो जाएगा C प्लस सिग्मा n इंटू tan फाई, लेकिन फाई 0 तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ मतलब शियर स्ट्रेस, वही कोहेशन की वैल्यू हो जाएगी, यानी वो टाउ की वैल्यू ही यहाँ पे कोहेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंसोलिडेशन करो फिटिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन। देखिए कंसोलिडेशन करो जो करो फिटिंग होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है जिसे हम CV बोलते हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए जनरली बहुत सारे मेथड्स होते हैं। 2 मेथड मेन होते हैं, एक होता है जिन्हें बोलते हैं फिटिंग मेथड कर्व। पहला एक मेथड जो है टेलर्स मेथड, जैसे बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड, दूसरा होता है कैस्केंडे मेथड या लॉगरिथमिक मेथड। तो कंसोलिडेशन कर्व में फिटिंग मेथड जो यूज होते हैं वो किसे फाइंड आउट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं CV। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेस्टरगार्ड एनालिसिस है क्विक और क्विक कंडीशन के बारे में। चलिए बात करते हैं। वेस्टरगार्ड बोसिनेस्क, देखिए यहाँ पे बोसिनेस्क, ये सब जो थियरी होती हैं ये स्ट्रेसेज फाइंड आउट करने के लिए होती हैं सॉइल के डिफरेंट डेप्थ पर जब हम कोई लोडिंग लगाते हैं। तो जो हमारा वेस्टरगार्ड और बोसिनेस इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। बोसिनेस जो हमारा स्ट्रेस फाइंड आउट करने का तरीका है, ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड, कोई कंसंट्रेटेड लोड सॉइल पे लग रहा है तो किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे स्ट्रेस निकालना है तो उसमें हम बोसिनेस थियरी यूज करते हैं। लेकिन एक टर्म और कंडीशन है कि हमारा सॉइल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए और अनस्ट्रेटिफाइड होना चाहिए। यदि अनस्ट्रेटिफाइड है तभी बोसिनेस थियरी लगेगी। और वेस्टरगार्ड में क्या होता है कि सॉइल एन आइसोट्रॉपिक को हम बोलते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक भी हो तब भी लग जाएगा वेस्टरगार्ड इक्वेशन। वेस्टरगार्ड इक्वेशन स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए अप्लीकेबल है, जबकि बोसिनेस थियरी स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द लोड एरिया इज अप्लीकेबल टू स्ट्रेटिफाइड सॉइल, वाइल बोसिनेस एनालिसिस इज अप्लीकेबल टू नॉन स्ट्रेटिफाइड मीन्स अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, यानी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्विक कंडीशन क्या होती है और लिक्विफैक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात हम करते हैं लिक्विफैक्शन और क्विक कंडीशन। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्विक कंडीशन एंड लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन और क्विक कंडीशन दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन वे ऑफ हैपनिंग, वे ऑफ अकरिंग दोनों का अलग है। वो दोनों के घटित होने का तरीका अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही इन्वॉल्व है। क्या, जो हमारा लिक्विफैक्शन होता है
ये भी हमारा लूज सैंड में होता है, डेंस सैंड में नहीं होता। होगा भी तो किस में, सैंड में ही जनरली होता है, कोहेसन लेस सॉइल में होगा, लेकिन वह लूज होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए, तभी होता है। ठीक है, कैसे होता है, जब लूज सैचुरेटेड सैंड कहीं पे है और कोई डायनेमिक लोड लग गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया, कोई वाइब्रेशन आ गया, कोई सेस्मिक लोड आ गया, तो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल अपनी स्ट्रेंथ लॉस कर देती है। कैसे, जैसे कुछ वाइब्रेशन हुआ, डायनेमिक लोड लगा और सॉइल लूज सैंड है, तो क्या होता है कि पोर प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है तो क्या करता है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इफेक्टिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस तरह न्यूट्रलाइज कर देता है कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लगभग शियर स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, वो कोई लोड ही नहीं बियर कर पाती। इसी सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विफैक्शन। क्विक कंडीशन क्या होता है, क्विक कंडीशन में क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई करते हैं, कहीं पे सॉइल है, अंदर वाटर टेबल है, वाटर टेबल से इतना ज़्यादा सीपेज फोर्स लग रहा है, वाटर प्रेशर लग रहा है कि क्या हो रहा है कि नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है और सीपेज स्ट्रेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो नेट सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो होता है, नेट शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन तरीका होने का अलग है। यहाँ पे एक्सटर्नल लोड होना चाहिए लिक्विफैक्शन में, वहाँ पे सिर्फ यदि सॉइल से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये घटित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सीपेज फोर्स है वो नेट सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल के बराबर हो जाती है, तो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल का जीरो हो जाता है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जीरो हो जाती है। अब इसे मैथमेटिकली कैसे समझें, आप समझ अपना जब पढ़े होंगे सॉइल मैकेनिक्स तो आप इसके पढ़े होंगे, तो जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, क्विक कंडीशन इज प्रोसेस बाय विच मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल लॉस इट्स शियर स्ट्रेंथ एंड बिहेव एज ए फ्लूइड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बताइए क्विक कंडीशन के लिए है क्या, नहीं ना, ये तो लिक्विफैक्शन के लिए है ना, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। जबकि लिक्विफैक्शन और क्विक कंडीशन का कॉन्सेप्ट एक है, तरीका होने का अलग है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 3 क्या है, क्विक कंडीशन अकर्स इन अपवर्ड फ्लो इन सैचुरेटेड लूज सैंड व्हेन सीपेज प्रेशर इक्वल टू द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल। मतलब देखिए वही बात, ये स्टेटमेंट 3 जो है सही है, क्योंकि जो आप जानते हैं जब अपवर्ड फ्लो होता है सॉइल से तो जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस आता है वो क्या होता है, आपको जब याद होगा, पढ़े होंगे तो पता होगा, सिग्मा डैश जो होता है गामा डैश एच माइनस गामा डब्ल्यू एच। तो ये जो गामा डब्ल्यू एच होता है ये सीपेज प्रेशर हो गया, गामा डैश एच जो होता है सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल होता है। यही दोनों जब मिल के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो बन जाए, तो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा, उसे लोड बियर करने की कैपेसिटी नहीं रह जाएगी। यही क्विक कंडीशन कहलाता है। कब, जब सॉइल सैंडी सॉइल में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 सही है, 1 सही है, 2 रॉन्ग है। इसमें पूछा गया विच वन इज नॉट करेक्ट, तो ओनली 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टर्ब्ड सॉइल कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड कंसोलिडेशन टेस्ट। देखिए सॉइल में 2 तरह का सैंपल होता है, डिस्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। जब आपको डिस्टर्ब सैंपल लोगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन तो ऑलरेडी हो जाएगा। अब जब आप कंसोलिडेशन टेस्ट करने जाओगे तो क्या उसके लिए उपयुक्त होगा, नहीं होगा। तो कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए या शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें हमेशा अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो कोई बात ही नहीं है, वो डिस्टर्ब हो या अनडिस्टर्ब, आप दोनों केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करोगे, आपको सही ही निकलेगा। ठीक है, तो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी बट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द कंसोलिडेशन टेस्ट। यानी स्टेटमेंट 1 जो है हमारा रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50 डिग्री एंड टाइम फैक्टर इज 0.197। टाइम फैक्टर आपको पता है टी वी बराबर π/4 यू स्क्वायर होता है, यू क्या होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। यदि 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है तो जो टाइम फैक्टर होता है 0.197 होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन वही 90% होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो टाइम फैक्टर टी वी जो होता है 0.848 होता है, 0.848 होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, सिप रूट नहीं है, फुट है, सिप फुट रोलर इज सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। सिप फुट रोलर इज सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल, बिल्कुल सही बात है। जो स्टेटमेंट 4 है, सिप फुट रोलर इज सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल, बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट 3 क्या है, न्यूमेटिक टाइप रोलर इज सूटेबल फॉर ओनली कोहेशन लेस सॉइल, ये गलत है। जो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है ये गलत है।
क्योंकि न्यूमेटिक टाइप रोलर जो होता है कोहेसिव एज वेल एज कोहेशनलेस सॉइल दोनों के लिए उपयुक्त है। यानी स्टेटमेंट 3 क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। स्टेटमेंट 5 क्या है, स्ट्रक्चर ऑन ऑप्टिमम इज फ्लोकुलेंट। देखिए जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं, खासतौर से फाइन ग्रेन सॉइल की बात कर रहा हूँ, उसमें दो तरह के मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर और एक डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो जब हम सॉइल का क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, तो ड्राई यूनिट में और वाटर कंटेंट में एक आपको कर्व मिलता है, कर्व मिलता है। तो ये जिस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो है मैक्सिमम ड्राई यूनिट मिलता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये गामा डी मैक्स होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लेफ्ट साइड में, मतलब इस पोर्शन में, इसे बोलते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, और इसे क्या बोलते हैं राइट साइड में वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं फ्लॉकुलेंट। क्या बोलते हैं, फ्लॉकुलेंट। और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लॉकुलेंट, एंड वेट ऑफ ऑप्टिमम जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर। डिस्पर्स स्ट्रक्चर कब, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल में, तो इस तरह का चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब इसमें चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा स्ट्रक्चर ऑन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, स्ट्रक्चर ऑन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम इज फ्लॉकुलेंट, बिल्कुल ये सही होगा, ड्राई ऑन ऑप्टिमम होना चाहिए था। अब पूछें विच इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 बस इनकरेक्ट था, क्योंकि न्यूमेटिक टाइप रोलर जो होता है सभी तरह के सॉइल के लिए अप्लीकेबल होता है। तो स्टेटमेंट 3 क्या है, हमारा रॉन्ग है, स्टेटमेंट 3 जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन। आपको पता है कि सॉइल का जब आप सेटलमेंट निकालते हो, ऐसे बराबर क्या होता है, एच नॉट क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू सी सी क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स होता है, लॉग बेस 10 फाइनल स्ट्रेस सिग्मा नॉट अपॉन इनिशियल स्ट्रेस सिग्मा बार, यही ना होता है फार्मूला। तो इसका मतलब आप देख लो, जब हम टोटल सेटलमेंट निकालते हैं तो जो हमारा कंप्रेशन इंडेक्स होता है वो यूज होता है। तो इन्होंने पूछा कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इट्स इफ ए सैंपल ऑफ क्ले एंड सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशियो देयर परमेबिलिटी वुड डिफर। ये कह रहे हैं एक सैंड है और एक क्ले है, दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर है और दोनों का वाइड रेशियो बराबर, फिर भी परमेबिलिटी उनकी डिफरेंट क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्यों उनके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो डिफर होते हैं। क्ले के पार्टिकल साइज छोटे होते हैं और सैंड के पार्टिकल साइज बड़े होते हैं। क्ले के पार्टिकल साइज छोटे होने के नाते इनमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। जैसे जब पानी इनसे फ्लो करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, रुकावट होने लगती है, तो फ्लो जो है ईजिली नहीं हो पाता, इसलिए इसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि सैंड में थोड़ा सा वाइड का जो साइज होता है, वाइड्स का, वो बड़ा होता है, तो फ्लो कंपेरेटिवली क्ले के ईजिली फ्लो कर जाता है। इसीलिए जो इसका आंसर होगा, द साइज रेंज ऑफ दियर वाइड्स वुड बी डिफरेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओम नमः शिवाय। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वाइड रेशियो एंड मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ ए सैंड सैंपल इज 0.30 if the relative density of this sample is 66.6% at wide ratio of 0.40, then the wide ratio of this sample at loose state। आपको पता है डेंसिटी इंडेक्स का जो फार्मूला क्या होता है, ID इज इक्वल टू ई मैक्स, यानी मैक्सिमम वाइड रेशियो कब होगा, लूजेस्ट स्टेट में, माइनस ई क्या है, नॉर्मल वाइड रेशियो, अपॉन ई मैक्स, मैक्सिमम वाइड रेशियो कब होगा, लूजेट स्टेट में, माइनस ई मिनिमम वाइड रेशियो कब होगा, डेंसर स्टेट में। तो चूंकि आपको पता है ई मैक्स माइनस ई मिनिमम कितना दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन दे रखा है 0.30, ID की वैल्यू कितना दे रखा है 66.6%, तो ID 66.6% को रखिए तो कितना हो जाएगा 0.666,
इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस नॉर्मल वाटर का वाइड रेशियो कितना दे रखा है 0.4 रख लीजिए यहाँ पे 0.4, ये 0.4 है, लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम कितना है 0.30। अब यहाँ से क्या ई मैक्स नहीं निकल जाएगा, ई मैक्स बिल्कुल निकल जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई मैक्स की 0.60, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉइल हैविंग प्रॉपर्टी है जिसमें सॉइल का कोहेशन दिया है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, बल्क यूनिट वेट दिया है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर दिया है एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रेस्पेक्ट टू कोहेशन दिया है, देन द सेफ हाइट ऑफ द स्लोप विल बी। अब आपको पता है कि जब हम सॉइल में दो तरह के मेनली स्लोप होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट स्लोप। यहाँ पे स्टेबिलिटी नंबर की बात है, टेलर स्टेबिलिटी की नंबर, तो उसका फार्मूला जो होता है एस एन इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर, सी अपॉन गामा बल्क यूनिट वेट जिसे बोलते हैं एच सी। एच सी क्या होता है, क्रिटिकल हाइट जितने तक हम स्लोप बना सकते हैं। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है कोहेशन के रेस्पेक्ट में सी अपॉन सी एम। सी एम क्या होता है, मोबिलाइज्ड सी कोहेशन, और सी क्या होता है, जो कोहेशन आपको दिया है। ठीक है, अब हमें सेफ हाइट चाहिए, तो सेफ हाइट कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। उसके लिए फार्मूला जो होता है स्टेबिलिटी नंबर का, एस एन बराबर एक और फार्मूला होता है जिसे हम लिखते हैं सी एम अपॉन गामा एच। अब यहाँ पे एच जो है वो सेफ हाइट है, सी एम जो है मोबिलाइज्ड कोहेशन है, गामा क्या है, बल्क यूनिट वेट है। अब मोबिलाइज्ड कोहेशन की वैल्यू कैसे रखें हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर सी अपॉन सी एम, तो यानी सी एम बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन एफ। सी एम बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन एफ, और गामा एच यहाँ पे रहने दीजिए। तो यानी आपको ये फार्मूला मिल गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी अब हमने पा लिया स्टेबिलिटी नंबर एस इज इक्वल टू सी अपॉन एफ इंटू गामा इंटू एच। ठीक, एच क्या है, सेफ हाइट, तो एच की वैल्यू क्या आप यहाँ से नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 15, एस की वैल्यू कितनी है 0.046 इंटू गामा की वैल्यू कितनी है 19, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी है 1.5 हो गया। तो इस तरह से आप रखोगे तो h की वैल्यू जो आपको मिलेगी 11.44 अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा, जो कि 11.5 मीटर के पास होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 100 days a clay layer attains 30% degree of consolidation, the time taken by the same clay layer attains 60% degree of consolidation। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। आपको पता है कि टाइम फैक्टर टी वी क्या होता है, सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, सी वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टी क्या, टाइम टेकन फॉर द कंसोलिडेशन, डी क्या होता है, ड्रेनेज पाथ, वन वे है या टू वे है, तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, अब क्या है, टी वी बराबर एक फार्मूला और होता है क्या, π/4 यू स्क्वायर। ठीक, π/4 यू स्क्वायर, टी वी बराबर सी वी इंटू डी स्क्वायर। अब हमें ये बताइए, इस टी वी की जगह हम π/4 यू स्क्वायर ले आके पुट कर सकते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, सही बात है। चलिए तो ये देखा जाए, यू स्क्वायर, यू क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यू स्क्वायर अपॉन टी, π/4 को हम छोड़ दे रहे हैं,
प्रोपोर्शनल टू CV, यानी अब याद रखिए कि U² अपॉन T प्रोपोर्शनल टू CV। U क्या है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, T क्या है? टाइम टेकन टू कंसोलिडेशन, CV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ कांस्टेंट होगा, एक ही सवाल है, चाहे 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो या 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन चूंकि एक ही सवाल है तो सेम होगा। अब क्या है? U² अपॉन T प्रोपोर्शनल टू CV। अब इसी को देखिए हम कैसे जनरलाइज करते हैं। U1² अपॉन T1 इज इक्वल टू U2² अपॉन T2। अब U1² क्या है? 100 डेज 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में लगता है। 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन T1 क्या है? 100 डेज इज इक्वल टू U2 कितना है? 60% डिग्री कंसोलिडेशन, 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन T2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? T2 बराबर 400 डेज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री if the major principal stress is 50 kN per meter square at failure then corresponding minor principal stress will be। आपको पता है कि इन द केस ऑफ शियर स्ट्रेंथ एनालिसिस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 बराबर क्या होगा? सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अच्छा, यहाँ पे चूंकि कोहेसन लेस सॉइल था इसलिए सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 ऐसा हुआ। यदि कोहेसिव सॉइल होता तो आगे भी टर्म आता है क्या? प्लस 2C डैश √10 फिर tan 45 प्लस 5/2। चूंकि कोहेसन लेस सॉइल है तो यही फार्मूला होगा, आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। अब लेकिन कह क्या रहे हैं? इंटरनल डिग्री ऑफ एंगल जो है 30 डिग्री है तो फाई की वैल्यू 30 है, तो 45 प्लस 30/2 यानी 60 हो जाएगा। tan स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? tan 60 √3, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, तो यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 3, और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? 50, तो इसलिए सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/3 यानी 16.66, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन ए सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732। सैंडी सॉइल है, इसका मतलब कोहेसन लेस सॉइल है। द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सैंड इज 30 डिग्री, यानी इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है फाई बराबर 30 डिग्री है। द एवरेज स्लोप ऑफ सैंड डिपॉजिट, एवरेज स्लोप ऑफ सैंड डिपॉजिट को ये पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि इन द केस ऑफ कोहेसन लेस सॉइल जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है tan phi अपॉन tan i होता है। tan i क्या होता है? एवरेज एंगल ऑफ स्लोप, एवरेज एंगल स्लोप होता है जो हमारा स्लोप है, इनफाइनाइट स्लोप है उसका। अब फाई की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री, तो tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3, 1/√3। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.732 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? tan i के बराबर। ठीक, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये 0.33 आएगा। ठीक, तो क्या i बराबर tan इनवर्स 0.33 नहीं होगा? बिल्कुल। तो यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? When pressure increases from 1 kg centimeter square to 2 kg centimeter square, a normally consolidated soil layer of clay settle 1 centimeter. Additional settlement for the same soil for the further increase of pressure from 2 kg centimeter square to 4 kg centimeter square will be 1 centimeter. चलिए देखते हैं। आपको पता है सेटलमेंट ऐसे बराबर क्या होता है? ये वाला फार्मूला लगेगा जो बता रहा हूँ वही उसी से होगा। 1 + E0 इंटू CC इंटू log
सिग्मा बार फाइनल स्ट्रेस अपॉन सिग्मा नॉट इनिशियल स्ट्रेस, बेस 10 पे है लॉग। ठीक, तो अब जब पहला केस है, जब प्रेशर 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर किए तो आपका सेटलमेंट 1 सेंटीमीटर 1। अच्छा, ये इस पूरे टर्म को हमने मान लिया के इंटू लॉग फाइनल स्ट्रेस कितना हुआ 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल 1, तो 2/1, तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर के लॉग 2, इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम प्रेशर 2 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर से 4 कर दें तो इन्होंने पूछा कितना सेटलमेंट होगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनिशियल प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रख लेते हैं और फाइनल प्रेशर 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि टोटल सेटलमेंट क्या हो जाएगा। अब टोटल सेटलमेंट मान लेते हैं x है, तो क्या हो जाएगा x बराबर k इंटू लॉग बेस 10 पे ये फाइनल 4 हो गया, फाइनल 4 हो गया अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा k इंटू लॉग 4, k इंटू लॉग 4, k इंटू लॉग 4। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, कैसे? चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है कि 1 बराबर k इंटू लॉग 2 और इसमें क्या है x बराबर k इंटू लॉग 4। ठीक, अब k की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। k बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2, k बराबर इक्वेशन 1 से k बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2, तो यानी x बराबर 1 अपॉन लॉग 2 इंटू लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 लॉग 2, तो लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो x की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सेटलमेंट है कब, जब इनिशियल प्रेशर को हम 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिए और फाइनल 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिए, तो टोटल सेटलमेंट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। लेकिन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जब 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है तो टोटल सेटलमेंट जो आ रहा है वह 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 से 4 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक जब पहुँचे थे तो 1 सेंटीमीटर सेटलमेंट हुआ था। इसका मतलब 2 से 4 के बीच में जो सेटलमेंट होगा वह 2 - 1 यानी 1 सेंटीमीटर होगा। तो यानी जो ये स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है, इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट पोर वाटर प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सेंटर। देखिए जो कंसोलिडोमीटर होता है उसमें क्या होता है टॉप और बॉटम से ड्रेन हो सकता है वाटर का फ्रॉम सॉइल, जब कंसोलिडोमीटर में जबकि साइड से नहीं होता। कंसोलिडोमीटर में जब लोड लगाते हैं तो इनिशियली पोर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है क्या होता है कि वो पोर प्रेशर घटने लगता है, क्योंकि पोर प्रेशर बढ़ने की वजह से वाटर क्या होता है सॉइल के वाइड से निकलकर बाहर जाने लगता है टॉप और बॉटम से, तो टॉप और बॉटम पे पोर प्रेशर घट जाता है और सेंट्रल पे मैक्सिमम हो जाता है। तो इन्होंने लिखा इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट पोर वाटर प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, इन न्यूमार्क चार्ट देयर आर 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड 10 रेडियल लाइन्स। चलिए तो इन्होंने पूछा है कि इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या होगा। तो आपको पता है कि न्यूमार्क चार्ट में जो इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है उसे हम IF से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1/m इंटू n। m क्या होता है नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, n क्या होता है नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितने हैं 10, रेडियल लाइन्स कितने हैं 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.01। तो इन्होंने वही लिखा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो इन्होंने पूछा विच आर करेक्ट, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सॉइल हैविंग फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड हैव हाई परमेबिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। देखिए क्या है, हमने बताया था अभी कि जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं
तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक होता है जहाँ पे ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम होता है, ये होता है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ये होता है हमारा वेट ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जब सॉइल होती है तो इसकी परमेबिलिटी लो होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। लेकिन जब वेट ऑफ ऑप्टिमम में सॉइल को हम पहुंचा देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है कंपैरेटिवली। कब? जब वो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में हो, उसका स्ट्रेंथ घट जाता है कंपैरेटिवली फर्स्ट केस के, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम केस के। और जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है, वहाँ पे लिखा होगा हाई कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 3 क्या है अभी उसको भी बता देते हैं। हमने बताया था कि जो क्ले स्ट्रक्चर होते हैं उसमें फ्लॉकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन जनरली एक नॉर्मल क्ले है कहीं इन्वायरमेंट में तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर पाने के चांसेज होते हैं। लेकिन वही क्ले यदि मरीन में है, लैक्विस्ट्रीन क्ले मतलब मरीन क्ले, मरीन्स में जो डिपॉजिट होकर क्ले फॉर्म होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है जनरली डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। ये एक डेटा है, मैंने आपको देने की कोशिश किया। स्टेटमेंट 2 क्या है कि हाँ, फ्लॉकुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ये जनरली फाइन सॉइल में होता है। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जो सॉइल का अलाइनमेंट होता है ना, कुछ इस तरफ पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। कैसा होता है? पैरेलल ओरिएंटेशन। लगभग ऐसा नहीं 100% पैरेलल ओरिएंटेशन हो, इस तरह से कुछ ओरिएंटेशन होता है सॉइल का। लेकिन फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन होता है। जैसे आपका एक सॉइल पार्टिकल ऐसे है, एक ऐसे है, दूसरा क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर तीसरा ऐसे हो गया, कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। तो जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है रिपल्सिव नेचर का होता है, और फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में जो नेट फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्ट एक दूसरे को पार्टिकल करते हैं। तो वही स्टेटमेंट 2 में लिखा था कि नेट फोर्स ड्यूरिंग डिपोजिशन और रिपल्सिव तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। और नेट फोर्स जब अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, विच आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या सॉइल है जो 3 लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस, मान लेता हूँ थिकनेस कितनी है, डी है, उनका टॉप और बॉटम लेयर का जो परमेबिलिटी दे रखा है इतना, और मिडिल लेयर का परमेबिलिटी दे, देन द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ईच लेयर की थिकनेस कितनी है, डी, तो यानी डी प्लस हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी की थिकनेस क्या होगी, अब परमेबिलिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी डी इंटू के टॉप लेयर, मतलब यहाँ पे प्लस डी, सबका थिकनेस बराबर है, मिडिल लेयर के ऑफ मिडिल लेयर, के एम लिख दिया हमने, प्लस डी इंटू के ऑफ बॉटम लेयर, बी लिख दिया, अपॉन तीनों लेयर डी प्लस डी है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो ऊपर से जब आप कॉमन लेंगे तो डी डी कट जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी के एच इज इक्वल टू, तो आपका 10-4 बचा जो टॉप लेयर की परमेबिलिटी, प्लस मिडिल लेयर की परमेबिलिटी कितनी होगी 10-3, प्लस बॉटम लेयर की परमेबिलिटी 10-4, अपॉन डी प्लस डी 3D था तो डी ऊपर नीचे कट गया तो यहाँ बच गया 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.4 × 10⁻³ यानी 4 × 10⁻⁴। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे, आप कॉमन लेकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.5 एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इज 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, देन द सीपेज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल क्या होगी। आपको पता है सीपेज वेलोसिटी बराबर क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। वाइड रेशियो 0.5 दिया तो पोरोसिटी n बराबर कितना हो जाएगा, E/1 + E।
ई की वैल्यू 0.5 तो यानी कितना हो जाएगा 0.5/1.5 यानी 0.33। पोरोसिटी कितना हो जाएगा 0.33, ये याद रखिए। अब जो आपका वेलोसिटी है 6 × 10⁻⁶ डिस्चार्ज वेलोसिटी है। अच्छा, इसे जो हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी को VS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अपॉन पोरोसिटी कितना है 0.33 मतलब 1/3 है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 × 10⁻⁷ यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है वाटर प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड स्ट्रेस कॉज्ड बाय द वाटर कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस। यस, जो वाटर प्रेशर होता है जिसे पोर प्रेशर भी बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इसे न्यूट्रल प्रेशर बोलते हैं। और ये सभी डायरेक्शन में इक्वली लगता है, जैसा कि आप पास्कल लॉ में भी पढ़े होंगे कि यदि वाटर स्टैटिक कंडीशन में है तो हर पॉइंट को इक्वली प्रेशर लगाता है। बिल्कुल सही बात है। और वाटर स्ट्रेस को, पोर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, कंस्ट्रक्शन ओवर सैंडी सॉइल सेटल्स विथ फास्टर रेट देन द सेटलमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओवर क्ले सॉइल बिकॉज ऑफ परमिबिलिटी फैक्टर। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जहाँ सैंडी सॉइल है और एक जगह कर रहे हो जहाँ पे क्ले सॉइल है, तो यदि सेटलमेंट हो दोनों जगह तो सैंडी सॉइल में आप देखोगे तेज़ी से सेटलमेंट होता है और क्ले सॉइल में स्लो सेटलमेंट होता है। जबकि यदि ये पूछ लिया जाए कि ओवरऑल मतलब एक लंबे समय के बाद, मान लो समय इनफाइनाइट टाइम है के बाद टोटल सेटलमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो क्ले में टोटल सेटलमेंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इनिशियली जो रेट ऑफ सेटलमेंट है, सेटलमेंट होने का जो रेट है, इंटेंसिटी है, वो सैंडी में ज़्यादा मिलेगा, क्ले में कम मिलेगा। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि सैंडी सॉइल का जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि वाटर जो है जनरली बहुत तेज़ी से ड्रेन आउट कर जाएगा। जैसे ड्रेन आउट करेगा तो वाइड्स बनेंगे, वाइड्स बनेगा तो सेटलमेंट होगा। क्ले में क्या होता है, परमेबिलिटी कम होती है, तो वाटर का ड्रेन आउट करने का जो टाइम है वो धीरे धीरे होगा, जो प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पे सेटलमेंट धीरे धीरे होता है। लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम सेटलमेंट की बात करें तो क्ले सॉइल में ज़्यादा होगा, यानी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज स्लो प्रोसेस इन विच डिसिपेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आकर, एक्सेस होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन होता क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में सैचुरेटेड सॉइल हो या जो भी सॉइल है जिसमें जो वाटर कंटेंट को हम क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन मेनली क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय रिमूविंग यानी बाय ड्रेनिंग आउट द वाटर। प्राइमरी कंसोलिडेशन में सॉइल के वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, लेकिन कैसे, जो उसमें वाटर है उसको ड्रेन आउट करके। लेकिन सेकेंडरी कंसोलिडेशन में वाटर को ड्रेन आउट नहीं किया जाता, पोर वाटर प्रेशर को डिक्रीज नहीं किया जाता, वो तो ऑलरेडी प्राइमरी कंसोलिडेशन में हो चुका है। लेकिन सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, सिर्फ यदि कंसोलिडेशन होता है तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल जैसे प्राइमरी कंसोलिडेशन के टाइम जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हानि पहुंचती है, तो उनका कुछ रीएडजस्टमेंट होता है, उसके वजह से भी सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, उसी को बोलते हैं प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन पोर वाटर प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, तो यानी स्टेटमेंट 3 जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन इस स्लो प्रोसेस है तो सही है, लेकिन इन्होंने जो आगे लिखा है वो गलत है, तो इस तरह से स्टेटमेंट 3 जो है रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 4 क्या है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी नॉट यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। यस, परमेबिलिटी निकालने के लिए बहुत मेथड होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी। जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी होता है ये कोर्सर ग्रेन सॉइल के लिए होता है। कारण क्या है कि आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी में Q बराबर क्या पढ़ते हैं, K × I × A। अब Q जब यदि ये फाइन ग्रेन पार्टिकल होगा ना, तो जो हम टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल से जो हमें डिस्चार्ज कलेक्ट करना होता है, आपसे इसका टेस्ट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो यदि फाइन ग्रेन सॉइल होगा तो बहुत स्लो प्रोसेस से हमें डिस्चार्ज मिलेगा, वो फिजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी है हम कोर्सर ग्रेन के लिए प्रीफर करते हैं, क्योंकि कोर्सर ग्रेन का परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमें ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस तो जो डिस्चार्ज होता है जल्दी हमें मिल जाता है, और उस बेसिस पे हम
ईजिली वो फिजिबल होता है और परमेबिलिटी बता देते हैं। तो यानी जो आपका स्टेटमेंट 4 है वो भी सही है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा विच इज़ करेक्ट, ये इन्होंने टाइपिंग एरर कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था विच इज़ इनकरेक्ट, विच इज़ इनकरेक्ट। तो यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये टाइपिंग एरर है जो उन्होंने लिख दिया विच इज़ करेक्ट, यहाँ होना चाहिए था विच इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा परमेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू 1/μ इंटू वाइड रेशियो का कुछ होता है। तो परमेबिलिटी और विस्कोसिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, सही बात है। सपोज करो सॉइल पार्टिकल से आपका वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी कुछ विस्कोसिटी होती है वाटर का। अब उसी सॉइल पार्टिकल से आपको जो आपका ये होता है मस्टर्ड ऑयल को पास कराना हो, तो बताओ कौन इजीली फ्लो करेगा? वाटर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी कम हो गई तो वो जल्दी ईजिली फ्लो करेगा, ईजिली फ्लो करेगा, इसका मतलब उसका परमेबिलिटी हाई होगी सॉइल की। लेकिन यदि फ्लूइड का विस्कोसिटी बढ़ा दें तो वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए परमेबिलिटी और विस्कोसिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 क्या है? डॉर्सी लॉ ओनली वैलिड फॉर सैचुरेटेड सॉइल। बिल्कुल सही बात है। डॉर्सी लॉ जो होता है वो सैचुरेटेड सॉइल के लिए ही अप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 3 क्या है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज IC इज इक्वल टू G+1/1 - E। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है G-1/1 + E। G-1 होता है। G क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे प्लस दिया था, यानी स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग हो गया और स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 4 चलते हैं, देखते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी एंगल। ये भी गलत है। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं, एट एनी एंगल नहीं करती। आप पढ़े होंगे फ्लो नेट में। तो यानी स्टेटमेंट 4 भी रॉन्ग है। सीपेज डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू KH NF/ND। NF क्या है? नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। ND क्या है? नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल फ्लो चैनल्स। NF नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड नंबर ऑफ ND आप जानते हैं। तो सीपेज डिस्चार्ज Q बराबर KH इंटू NF/ND। तो ये बिल्कुल सही फार्मूला है। आप हर टर्म जो है उसका रेस्पेक्टिव मीनिंग पढ़े होंगे। स्टेटमेंट 6 जो है जीरो एयर वाइड लाइन इज आल्सो नोन एज 100% सेचुरेशन लाइन। ये भी बिल्कुल सही बात है। कॉम्पैक्शन में आप पढ़े होंगे कि जीरो एयर वाइड लाइन 100% सेचुरेशन लाइन के बराबर होती है। यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। इसमें से इनकरेक्ट कौन है? 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 विच आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने टाइपिंग में एरर कर दिया ऑप्शंस में। कोई बात नहीं, विच आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। यानी यहाँ जो ऑप्शन ए था इसी में 1 था, इसी में 1 था, तो ऑप्शन ए सही हो जाता। 1, 3, 4 आर इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट 6 है जीरो एयर वाइड लाइन इज आल्सो नोन एज 100% सेचुरेशन लाइन। कैसे? आपको थोड़ा सा इसका दे देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? G∝W/1 + C। और ड्राई यूनिट वेट का एक फार्मूला और होता है 1 - NA इंटू G∝W/1 + WG। सही बात है। NA क्या है? परसेंट एयर वाइड्स। यदि जीरो एयर वाइड लाइन है तो परसेंट एयर वाइड लाइन क्या होगा? 0। परसेंट एयर वाइड लाइन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जबकि एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। ये सब आप पढ़े होंगे। तो आप देखेंगे यदि जीरो एयर वाइड लाइन है तो NA क्या हो जाएगा? 0। फिर गामा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर गामा डी की वैल्यू वही आ जाएगी G∝W/1 + WG। अब WG बराबर क्या होगा? ES। जीरो एयर वाइड लाइन होगा। एक मिनट इसको सही से सॉल्व कर देता हूँ।
तो अभी आप पढ़े गामा डी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन ए 0 हो गया, तो क्या बचा जी गामा डब्लू अपॉन नीचे बच गया 1 प्लस डब्लू जी। ये कब था, जब एन ए 0 हो, यानी 0 एयर वाइड लाइन हो। लेकिन आपको पता है डब्लू जी बराबर ई एस, क्या ई एस, एस क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो तो क्या डब्लू जी बराबर ई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। इसका मतलब ये जो गामा डी बराबर जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई आता है, कब आता है, जब हमारा जो सॉइल में 0 एयर वाइड लाइन हो, 0 एयर वाइड्स हो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो। ऐसे की स्थिति में ड्राई यूनिट वेट क्या है, ये है देखिए। तो इसीलिए कहा गया 0 एयर वाइड लाइन इज आल्सो नोन एज 100% सैचुरेशन लाइन, क्योंकि जब आपका वाइड है ही नहीं तो इसका मतलब जो वाइड है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है। तो स्टेटमेंट 6 आर करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं।